Hello students, we were studying about the topic gastrointestinal disorder and we have already completed 3 diseases: gastroesophageal reflux, peptic ulcer and alcoholic liver disease. Now the final is inflammatory bowel disease, which is called IBD, inflammatory bowel disease. ये क्या होता है? Inflammatory bowel disease is a term which used or which describe disorder involving inflammation in tissues of GIT. मीन्स GIT ट्रैक्ट के टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन को डिस्क्राइब करती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़. GIT ट्रैक्ट के टिश्यूज़ में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है, सोर जनरेट होता है, जिसे हम इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं. लेकिन इसका जो रीज़न है वो स्पेसिफिक है. रीज़न स्पेसिफिक कैसे है? इस तरह से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, राइट? लार्ज इंटेस्टाइन और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो कि स्टमक के बाद स्टार्ट होता है, इस तरह से जुड़ा हुआ होता है. ओके, ठीक है. अब इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में इंटेस्टाइनल रीजन के अंदर इन्फ्लेमेशन या फिर सोर्स जनरेट होते हैं और वो डिजीज़ कॉज करते हैं. ठीक है. अब इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ को 2 टाइप में बांटा गया. फर्स्ट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड सेकंड इज क्रॉन्स डिजीज़. फर्स्ट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड सेकंड इज क्रॉन्स डिजीज़. अब ये जो स्पेसिफिक रीज़न है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का, अगर सोर या इन्फ्लामेशन इस रीजन में होता है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? रेक्टल, और इसको बोलते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन का लोअर पोर्शन, यानी लोअर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, इसे बोलते हैं हम रेक्टल और इसे बोलते हैं हम लोअर पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. अगर इन्फ्लेमेशन या सोर इस पार्ट में जनरेट होता है तो उसे हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस. ओके, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को ही 2 टाइप्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द पार्ट. अगर पार्ट ये है यानी लोअर लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट और रेक्टल पार्ट, इसमें अगर इन्फ्लेमेशन या सोर होता है तो उसे बोलते हैं हम अल्सरेटिव कोलाइटिस. एंड अगर क्रॉन्स डिजीज़ के लिए जो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ रहा है, उसे हम बोलते हैं इलियम. क्या बोलते हैं? इलियम. हमने स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पार्ट पढ़े हैं, ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम. तो ये जो इलियम पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा है, इसमें अगर इन्फ्लेमेशन होता है और ये जो पार्ट कौन सा? लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है उसे हम बोलते हैं सीकम. सीकम और इलियम इस पार्ट में और इस जंक्शन को हम बोलते हैं इलियोसीकम जंक्शन. अगर इस जंक्शन में या फिर इस पार्ट में इन्फ्लेमेशन या सोर जनरेट होता है तो उसे हम बोलते हैं क्रॉन्स डिजीज. ओके, समझ में आया? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी IBD को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज. अगर इन्फ्लेमेशन लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट या रेक्टल पार्ट में होता है तो उसे बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस. और अगर इन्फ्लेमेशन लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी जो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है, इलियम पार्ट, एंड सीकम जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन या सोर जनरेट होता है तो उसे हम बोलते हैं क्रॉन्स डिजीज. ओके, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता क्या है? इट्स अ डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग इन्फ्लेमेशन इन टिश्यूज ऑफ GIT. ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई और टाइप्स हो गए. आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ IBD, नाउ सिम्टम्स. मीन्स कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है जो IBD में होते हैं. IBD कैरेक्टराइज्ड बाय डायरिया, रेक्टल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, फैटिग, वेट लॉस, रिड्यूस्ड एपेटाइट, ब्लड इन योर स्टूल. क्योंकि एनल पोर्शन में, रेक्टल पोर्शन में अगर इन्फ्लेमेशन या सोर जनरेट होंगे तो स्टूल में भी ब्लड आपको दिखाई देगा. तो ब्लड इन योर स्टूल, रिड्यूस एपेटाइट, भूख कम लगती है, डायरिया कंडीशन होती है, रेक्टल ब्लीडिंग, रेक्टल पोर्शन से ब्लीडिंग होने लगती है, एब्डोमिनल पेन
एब्डोमिनल पेन होता है, और फैटिग यानी थकान, और वेट लॉस यानी वेट आपका कम होने लगता है। ओके, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है किसके, IBD, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज की। आफ्टर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नाउ इटियोलॉजी। कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं जो IBD कॉज करते हैं? रीजंस देखो, रीजंस में है सबसे पहले अल्कोहल, स्मोकिंग, ये रीजंस तो कॉमन है हर डिजीज़ में, और अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें डाइट ले सकते हैं हम, ऐसी डाइट्स जो सॉर जनरेट करे या फिर इन्फ्लेमेशन जनरेट करे, मीन्स एसिडिक बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली फूड अगर हम ले रहे हैं तो उससे भी IBD होने के चांसेस है। और फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको भी हेरिडिटी में मिल सकता है। ओके, और जीन म्यूटेशन, जेनेटिक भी हो सकता है। अगर जीन म्यूटेशन की वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस आए हैं तो उसमें भी IBD होने के चांसेस है। और ड्रग्स लाइक NSAIDs ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट में भी IBD देखने को मिलता है। और एक एज फैक्टर, नॉर्मली 30+ पर्सन में IBD देखने को मिलता है, इससे यंग एज में नहीं देखने को मिलता। 30+ एज वाले पर्सन में IBD होने के चांसेस होते हैं, बट एज इज़ नॉट अ रीज़न, ये फैक्टर नहीं है। एज 60+ वाले लोगों में भी कई बार नहीं होता है, लेकिन 30 से कम वाली एज में IBD देखने को नहीं मिलता नॉर्मली। तो ये रीज़न्स है। और पोल्यूशन, एनवायरमेंटल रीजंस में अगर हम देखें तो पोल्यूशन, और एक और रीज़न है इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी IBD हो सकता है, सॉर जनरेट हो सकता है, इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकता है। ओके, तो ये है इसके रीजंस, अल्कोहल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, फैमिली हिस्ट्री, NSAIDs, डाइट, जीन म्यूटेशन, एज, माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, पोल्यूशन। ओके, ये रीजंस है जो हमारी बॉडी में IBD कॉज कर सकते हैं। आफ्टर द इटियोलॉजी, नाउ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ IBD। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, देखो जो मैंने आपको एजेंट्स बताए, जो आपको रीजंस बताए, बैक्टीरियल, वायरस इन्फेक्शन या फिर पोल्यूटेंट्स, ये एजेंट्स हमारी बॉडी में जब एंटर करते हैं तो ये सेल वॉल को क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, और सेल वॉल को पेनिट्रेट करके ये इम्यून सिस्टम तक पहुंचते हैं। ये जो IBD है ये पूरी तरह से इम्यून सिस्टम की वजह से कॉज होती है। तो इम्यून सिस्टम की सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स पे ये एजेंट्स, ये पोल्यूटेंट और जो मैंने आपको वायरस इन्फेक्शन वगैरह के लिए वायरस और बैक्टीरियाज बताए हैं, ये डेंड्राइटिक सेल्स तक पहुंचते हैं सेल वॉल को पेनिट्रेट करके। ये पेनिट्रेट किया और डेंड्राइटिक सेल्स तक पहुंचेंगे। जो डेंड्राइटिक सेल्स है वो क्या करती है, वो इस पोल्यूटेंट्स और इन एजेंट्स के वजह से इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में ये CD4, ये जो दो पाथवेज होते हैं इम्यून सिस्टम के, CD4 और CD8, तो CD4 पाथवेज में ये एक्टिवेट करती है T सेल्स को। अगर आपने इम्यून सिस्टम पढ़ा है तो आप इसको जानते होंगे। CD4 पाथवेज में ये T सेल्स को एक्टिवेट करती है और एक्टिवेट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने से एक्टिवेट होने लगती है इम्यून सेल्स, जो मैंने आपको बताया CD4 T सेल्स, ये इम्यून सेल्स एक्टिवेट होती है और ये एक्टिवेट होके इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स बनाती है। क्या बनाती है? इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स, जैसे TNF और IL, इंटरल्यूकिन्स, ये होते हैं साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस बनाती है किससे? जो एजेंट्स हैं उनसे अफेक्ट होके इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और एक्टिविटी, ओवर एक्टिविटी की वजह से इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जो है TNF और IL, जिन्हें हम साइटोकाइंस कहते हैं। ये इम्यून सेल्स के इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? डिसरप्ट करते हैं GIT की म्यूकोसल लेयर को।
जो मैंने आपको भी इस तरह से डायग्राम बताया था, इसके अंदर लेयर्स में यानी इनकी वॉल पे क्या होती है, म्यूकोसल लेयर होती है। इन म्यूकोसल लेयर को क्या करते हैं, ये डिसरप्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सॉर जनरेट होने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन होने लगता है। ओके, तो ये डिसरप्ट करते हैं जीआई की म्यूकोसल लेयर को और उसकी वजह से कॉज होती है क्या, आईबीडी, जिसमें क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ओके, तो क्या हुआ, एजेंट्स ने सेल वॉल को पेनिट्रेट किया, डेंड्राइटिक सेल्स तक पहुंचे, उन डेंड्राइटिक सेल्स ने एक्टिवेट किया इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने से इम्यून सेल्स एक्टिवेट होगी और वो बनाएगी इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स, जिसे हम टीएनएफ और आईएल कहते हैं, ये साइटोकाइंस है। ये इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं जीआई की म्यूकोसल लेयर को, और ये म्यूकोसल लेयर डिस्टर्ब होने से क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉज होती है। ओके, तो ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। आफ्टर द पैथोफिजियोलॉजी, नाउ द डायग्नोसिस। डायग्नोस कैसे करते हैं कि बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन या फिर सॉर जनरेट हुआ है उसका रीज़न आईबीडी है, ये कैसे डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस करने के लिए देखो लैब टेस्ट, कौन कौन से लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं इसमें होता है ब्लड टेस्ट, जिसमें हम ब्लड सैंपल लेके टेस्टिंग करते हैं, और एनीमिया की टेस्टिंग होती है। एनीमिया इसलिए क्योंकि एनीमिया में जो रेड ब्लड सेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इसीलिए इसमें ब्लड टेस्ट में एनीमिया की टेस्टिंग की जाती है। और स्टूल टेस्ट, यानी स्टूल में ब्लड के पार्टिकल्स या फिर ब्लीडिंग अगर होती है तो वो चेक की जाती है स्टूल टेस्ट में। और एंडोस्कोपी, जिसमें कॉलोनोस्कोपी भी होती है, यानी कॉलोन की चेकिंग होती है कि उसकी कंडीशन नॉर्मल है या नहीं। ओके, और सीटी स्कैन, उस पार्ट को स्कैन किया जाता है। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड एक्सरे, ये डायग्नोसिस के तरीके हैं। आईबीडी को लैब टेस्ट, स्टूल टेस्ट, एंडोस्कोपी और सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे, जो इमेजिंग से पता लगाया जाता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन या सोर जनरेट किस पोर्शन में हुआ है, किस पार्ट में हुआ है। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये डायग्नोसिस है आईबीडी के। आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ आईबीडी, नाउ ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में क्या है, एज आई ऑलवेज सेड, ट्रीटमेंट दो टाइप के होते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम ड्रग्स का यूज़ नहीं करते, हम डेली लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके डिजीज़ को क्योर करते हैं। ओके, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आईबीडी में क्या हो सकता है, एक तो हमने जो आपको रीजंस बताया है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये आपको नहीं करनी है, एक्सरसाइज करनी है और डाइट भी अच्छी लेनी है, और डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ कम करना है, और लिक्विड इनटेक क्या करना है, ज़्यादा करना है। ओके, ये है डाइट्स। और मल्टीवाइटामिन्स का यूज़ करना है, यानी न्यूट्रिशंस यूज़ करने हैं आपको डाइट में, जिससे क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। ओके, तो एक्सरसाइज करनी है, अल्कोहल स्मोकिंग अवॉइड करनी है, डेयरी प्रोडक्ट्स को कम यूज़ करना है, लिक्विड इनटेक ज़्यादा यूज़ करना है, न्यूट्रिशन के लिए विटामिन्स का यूज़ करना है। ओके, तो ये है इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आईबीडी के। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ड्रग्स कौन कौन से यूज़ होंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो इन्फ्लेमेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। उसमें एग्जाम्पल है अमीनोसैलिसिलेट्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये एग्जाम्पल्स हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के, जो आईबीडी में यूज़ किए जाते हैं। अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से डिजीज़ क्योर नहीं हो रही है तो हमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मीन्स ड्रग्स यूज़ करने होंगे, जिसमें हम फर्स्ट है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, सेकंड इज इम्यून सिस्टम
सप्रेसर, यानी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। मैंने आपको बताया था इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, इम्यून सेल्स एक्टिवेट होती है और फिर वो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स बनाती है, जो मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में बताया। तो पैथोफिजियोलॉजी में जो मैंने आपको इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन बताई है, उसको क्या करना है, हमको सप्रेस करना है, उसे कम करना है, और वो काम करते हैं मर्कैप्टोप्यूरिन और मैथोट्रेक्सेट। ये ड्रग्स यूज़ करते हैं इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। थर्ड इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इसलिए क्योंकि वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर आईबीडी कॉज हो रही है तो एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, जिसमें एग्जाम्पल है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल। ये एंटीबायोटिक्स है जो कॉमनली यूज़ होते हैं आईबीडी में। नेक्स्ट इज एंटी डायरियल ड्रग्स। एंटी डायरियल ड्रग्स, क्योंकि डायरिया कैरेक्टराइज्ड बाय आईबीडी, दैट्स व्हाई एंटी डायरियल ड्रग्स लोपेरामाइड, ये यूज़ होता है आईबीडी में एंटी डायरियल के लिए। फाइनल इज पेन रिलीवर। पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है आईबीडी के अंदर, तो पेन को रिलीव करने के लिए आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन और डाइक्लोफिनेक, ये पेन रिलीविंग ड्रग्स है जो कॉमनली यूज होती है, तो ये यूज़ करते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। तो कौन कौन सी ड्रग्स हो गई, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इम्यून सिस्टम सप्रेसर, एंटीबायोटिक्स, एंटी डायरियल और पेन रिलीवर। ये ड्रग्स यूज होती हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। यहाँ पे हमारा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कंप्लीट होता है। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, मीन्स ब्लड से रिलेटेड हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।